44 साल की प्रेमिका फ़ोन पर अपने 22 साल के प्रेमी के पास फ़ोन करके उससे बात कर रही थी कि तुम्हें एक बात बताऊं। प्रेमी बोलता है कि हाँ जी बताइए। प्रेमिका बोलती है कि मेरा पति जो 60 साल का हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, उससे कुछ होता तो है नहीं और वो हमारे बीच में अड़ंगा बन रहा है, पत्थर बन रहा है, रास्ते का पत्थर बन रहा है। क्यों ना उसको रास्ते से हटा दिया जाए। अब तो यह बात जैसे ही प्रेमिका अपने 22 साल के प्रेमी से कहती है तो 22 साल का प्रेमी कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, उसका टाइम भी ख़त्म हो गया है और उसका काम तमाम कर देते हैं और उसके बाद हम दोनों के जो रिश्ते हैं बखूबी बनते रहेंगे। मगर दोस्तों कहानी के अंदर अंत में क्या मोड़ आता है, किसकी जान जाती है, कौन मरता है, क्या होता है, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। दोस्तों इन वीडियो से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, बहुत कुछ पता चलता है कि दुनियादारी के अंदर कैसे कैसे लोग हैं। इस कहानी के अंदर ये 44 साल की महिला थी जिसका 22 साल का प्रेमी था। इस महिला की खुद की बेटी भी 23 साल की थी, 23.5 साल की, और प्रेमी सिर्फ 22 साल का। मतलब क्या कहाँ जा रही है ये दुनिया, थोड़ा सोचने की बात है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी कहानी आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के बलिया के अंदर सिकंदरपुर पड़ता है और जिसके अंदर हरिपुर पड़ता है। हरिपुर के अंदर देवेंद्र राम नाम का एक शख्स रहा करता है। उम्र होती है 62 साल और जो कि रिटायर फौजी है, फौज में सेवा दी है। उसकी पत्नी का नाम होता है माया। माया की उम्र होती है 44 साल और माया 44 साल की है और पति 62 साल का है, यानी कि पति 22 साल बड़ा है। अब तो दोनों पति पत्नी हैं, इनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और बेटियों में सबसे बड़ी बेटी होती है सुप्रिया। अब जो सुप्रिया होती है वह सबसे बड़ी बेटी है और वह राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही होती है। कोई जॉब वगैरह मिल जाएगी, जीवन बन जाएगा, इस तरह से पढ़ाई लिखाई करती है। और प्रतियोगी जो है, जो सुप्रिया होती है, वह बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में होशियार होती है। अब देवेंद्र राम जो 60 साल का है, 62 साल का व्यक्ति है, इस घर का मालिक है। इसका एक मकान तो है बहादुरपुर गांव के अंदर और एक मकान है इसका हरिपुर के अंदर। दोनों गांव नज़दीक नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। 2 जगह पर इसके मकान हैं। कभी उस मकान में रहने के लिए चले जाते हैं बहादुरपुर वाले में, कभी हरिपुर में रहने लगते हैं। इस तरह से दोनों मकानों में ये जब इनका मन करता है तो वहाँ पर रहने लगते हैं। कोई परेशानी नहीं है। मगर दोस्तों अब 9 मई 2025 का समय आता है और जो बेटी थी सुप्रिया, वह जैसे पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो अपने पापा पर फ़ोन करती है कि पापा मैं घर आ रही हूँ और मुझे आप बक्सर रेलवे स्टेशन से ले जाना, पिकअप कर लेना और मैं वहीं पर उतरूँगी ट्रेन से। जो पिता होता है वह सोचता है कि ठीक है भाई, बेटी को रिसीव करने तो जाना पड़ेगा। वह कहता है ठीक है बेटी, मैं आ जाऊँगा और तुम आ जाओ, पहुँचो रेलवे स्टेशन पर, मैं भी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों वह रेलवे स्टेशन के लिए घर से निकला तो था, मगर वह रेलवे स्टेशन पर पहुँच नहीं पाता है और वह पता नहीं कहाँ पर गायब हो जाता है। अब यहाँ पर जो सुप्रिया होती है काफ़ी देर इंतज़ार करती है स्टेशन पर बैठ करके, लेकिन पापा तो आए नहीं थे। अब जब पापा नहीं आए थे तो उधर गांव की तरफ कोई ऑटो वगैरह आ रहा था, शेयरिंग ऑटो, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ रहे थे। तो वह सुप्रिया उसी ऑटो में बैठ जाती है कि बहुत देर हो गई पापा का इंतज़ार करते करते, पता नहीं कहाँ चले गए, आए नहीं मुझे तो लेने के लिए। और फिर दोस्तों वह रास्ते में अपनी माँ पर फ़ोन कर रही थी कि माँ पापा मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए, मुझे ऑटो में बैठ के आना पड़ रहा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि बेटी मुझे तो पता नहीं, तुम्हारे पिता तो हरिपुर वाले घर में रहते हैं और वहीं पर गए हुए, वहीं पर रह रहे हैं कई दिनों से और उनका नंबर भी स्विच ऑफ बोल रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर माँ बेटी दोनों घबरा जाती हैं। बेटी कुछ ज़्यादा घबरा रही थी कि पापा आखिर गए तो गए कहाँ, उनका फ़ोन भी बंद है। और उसके बाद हरिपुर पहुँचते हैं, लेकिन दोस्तों हरिपुर पहुँचे तो वहाँ पर भी वह नहीं थे, वहाँ से भी गायब थे, हरिपुर के मकान में से भी। अब कहीं कोई पता ही नहीं चलता है उनके पिता का। तो उसके बाद हार थक करके जब कोई क्लू कहीं से मिल ही नहीं रहा था, ना उसका फ़ोन चालू था, ना वह कहीं किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे, तो अब ये दोनों माँ बेटी FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ पर अपने जो ये पिता था जिसका नाम देवेंद्र राम था, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं।
अब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों 10 मई 2025 को पुलिस के पास किसी अननोन व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह कहता है कि साहब आप खरीद गांव में आ जाइए। यहाँ पर खरीद गांव के बाहर सड़क के किनारे पर एक बगीचा है। उस बगीचे में कुछ कुत्ते पॉलीथीन को नोच रहे हैं और उस पॉलीथीन के अंदर इंसानी अंग हैं। अब तो यह बात सुनते ही जो पुलिस होती है वह तुरंत वहाँ पर पहुँचती है। कहाँ पर? खरीद गांव के एक बगीचे के पास। अब वहाँ पर पुलिस जाकर देखती है कि वाकई में कुत्ते किसी पॉलीथीन को नोच रहे थे, उसमें मानव अंग थे और उसके बाद कुत्तों को भगा दिया जाता पुलिस के द्वारा। और फिर पॉलीथीन को जब चेक किया जाता है तो उसके अंदर मानव अंग कटे कटाए हुए थे और वहाँ पर सर उसमें गायब था। तो उसके बाद पुलिस उन अंगों को एक साइड लगाती है, इकट्ठा करती है, तो वह किसी व्यक्ति का सब था, किसी बुजुर्ग आदमी का। और उसके बाद कुछ दूरी पर ढूंढने के बाद पुलिस को सर भी मिल जाता है और फिर सारे शरीर को इकट्ठा जोड़ा जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पर उसकी शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है पुलिस। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जितने भी लोग थे वह शिनाख्त नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद पुलिस को याद आता है कि कल एक माँ बेटी, एक बुजुर्ग आदमी 62 साल का जिसका नाम देवेंद्र राम रिटायर फौजी है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थाने में करवा कर गए थे। तो उनको क्यों ना बुला लिया जाए। तो इन दोनों माँ बेटी को बुला लिया जाता है। माँ माया और बेटी सुप्रिया, ये दोनों को दिखाया जाता है उस सब को। तो एकदम से जो बेटी और माँ होती हैं एकदम से रोने लगते हैं कि साहब यही हमारे जो मतलब यही हमारा पिता है। जो बेटी होती है वह कहती है। अब तो यहाँ पर पहचान तो इसकी हो चुकी थी। अब जो पुलिस होती है वह माया से पूछताछ करती है जो इस आदमी की पत्नी थी। मगर जैसे पूछताछ की जाती है, बेटी तो बिल्कुल फ्लुएंटली बोल रही थी कि भाई मैंने पापा को फ़ोन किया था, मैंने वहाँ इंतज़ार भी किया, नहीं आए तो मैं ऑटो से अपने घर आ गई। तो उसकी बातों पर पुलिस को कोई शक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही माँ की माँ से पूछा जाता है तो माँ की बातों पर पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि वह घबराई सी जवाब दे रही थी। और पुलिस तो इन छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है। और एकदम से माँ पर जब शक हो जाता है तो उसके बाद उस महिला से कुछ कहा नहीं जाता है, बस उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है। और कॉल डिटेल्स जब खंगाली जाती है तो उसमें नाम आता है अनिल यादव, 23 साल जिसकी उम्र, और वह खरीद गांव का रहने वाला है, उसी गांव का जहां पर डेड बॉडी मिली है देवेंद्र राम की। अब यह शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद दोस्तों सीधा जा कर के अनिल यादव को पकड़ा जाता है। पहले तो उससे जब पूछताछ की जाती है तो वह गुमराह करता है पुलिस को कि मैं नहीं जानता जी, किसी भी, ना देवेंद्र राम को ना माया को जानता मैं। मगर दोस्तों पुलिस जब कॉल डिटेल्स उसके सामने रख देती है कि माया को क्यों नहीं जानता तू, 1-1 घंटे तक बातें होती हैं तुम्हारी, दिन में कई बार बातें होती हैं। अब तो वह जब कॉल डिटेल्स को देखता है तो अब जो ये लड़का होता है अनिल, ये घबरा जाता है और फिर यह पुलिस को सारी चीज़ें सच्चाई से बताता है। यह कहता है कि हाँ साहब मैंने ही यह हत्या की है, इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस पूछती है कि पूरी डिटेल में बताओ तुमने क्यों मारा। अब तो यहाँ पर जो ये लड़का होता है अनिल, ये बताता है कि मैं एक शादी में गया हुआ था काफ़ी समय पहले। तो उस शादी के अंदर मेरी मुलाकात माया से हो जाती है। माया की उम्र भले ही 44 साल थी, मगर माया देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी और पतला सा शरीर था और बिल्कुल छरेरा बदन था और बहुत ही सुंदर लगती थी। और साड़ी पहनी हुई थी उस दिन, तो उसने बिल्कुल परियों की सी रानी लग रही थी मुझे। उसी की तरफ मैं देखता हूँ, वह भी उस लड़के की तरफ देखती है और इन दोनों की आपस में कुछ बातें हो जाती हैं और फिर फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं। अब फ़ोन नंबर आदान प्रदान हो जाए यानी कि 44 साल की महिला है और बुजुर्ग ही कह देंगे इस लड़के के सामने, तो उसको इसके बराबर का तो उसका बेटा बेटी है। अब वह मतलब फ्लर्टिंग कर रही है लड़कियों की तरह। अब फ़ोन नंबर आदान प्रदान कर दिए जाते हैं, इनकी बातें होती हैं, रात में भी बातें, दिन में भी बातें, और बातों ही बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद अब ये दोनों संबंध बना लेते हैं किसी ओयो में जाकर, या फिर जो ये औरत है माया, ये अपने घर पर बुला लेती है, क्योंकि घर पर बेटी तो रहती नहीं है। और पति जो है देवेंद्र, वह कभी कभी हरिपुर गांव में अपने घर में रहा करता है कई दिन के लिए। तो वहाँ पर अपने घर पर इस लड़के को बुला लिया करती है, संबंध इसके साथ बना लिया करती है। एक दिन की बात होती है, ऐसे ही इसने अनिल को बुलाया हुआ था अपने घर पर, उसके साथ कमरे के अंदर लगी पड़ी थी और तभी
इसका पति देवेंद्र अपने दूसरे मकान से इस मकान के अंदर आ जाता है और आकर के यह खिड़की से झांक कर देख लेता है तो वहाँ पर तो रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था। यह देखते ही देवेंद्र ने अपनी पत्नी की अच्छी तरह से पिटाई कर दी होती है और उससे कह दिया होता है कि अगर अब की बार मैंने तुम्हारा ये मामला सुन लिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन दोस्तों यह पत्नी अभी भी नहीं मान रही थी, बार बार इसको यह पकड़ रहा था, बार बार इसको पीटता, बार बार धमकी दे दिया करता, फिर छोड़ दिया करता कि तुम अब 44 साल की हो गई हो, कोई बच्ची नहीं हो, इस लड़के के बराबर की तुम्हारी बड़ी बेटी है और तुम इसके साथ मुंह काला करती हो, तुझे शर्म नहीं आती। अब तो दोस्तों वह मानती नहीं है और बार बार जब उसकी पिटाई होती है तो अब इस औरत को अपने पति देवेंद्र से नफरत हो जाती है और फिर जब नफरत हो जाती है तो उसके बाद हरिपुर वाले मकान में रहने के लिए जो पति होता है वह चला जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ का इसका काम, रोज़ पकड़ी जाती तो ये उल्टी सीधी बातें करती है और फिर यहाँ पर पति इससे दूर रहना चाहता है कि ये आफत है और इससे मैं जितना दूर रहूँ उतना ही अच्छा है। तो उसका घर था हरिपुर के अंदर, तो वहीं पर ज़्यादातर वह रहने लगा था। कभी कभार आता तो यह खाना वगैरह बना दिया करती, बस इतना था, इसके अलावा अब कुछ नहीं था। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब बार बार जो पति होता है, जैसे पत्नी की पिटाई अब भी कर दिया करता है, वहाँ से नज़र रखा करता है, कई बार दोपहरी में बिना बताए आ जाया करता है। तो बार बार जब पिटाई हो रही थी तो अब माया तंग आ जाती है और अपने प्रेमी अनिल से बोलती है कि अनिल तू कैसा प्यार करता है मुझसे, इसी तरह पिटवाएगा क्या मुझे? जो मेरा पति है उसकी खुद का तो कुछ बस का है नहीं, 62 साल की उम्र हो गई है, अब मैं अपनी मतलब ज़िंदगी भी ना जीऊँ तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे पति को रास्ते से हटा दो और फिर वो हमारे बीच में नहीं आएगा, प्रॉपर्टी सारी हमारी है और हम दोनों आराम से मज़े से रहेंगे। अब तो इसका जो प्रेमी होता है वह इसकी बातों में आ जाता है और बातों में भी ऐसा आ जाता है, वह तैयारी कर लेता है, तीनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं और फिर यह लड़का अनिल अपने दो दोस्तों को, एक सतीश और एक मिथिलेश, इन दोनों को मिलाता है और फिर इस जो लड़की होती है, लड़की क्या पत्नी होती है जो बुजुर्ग की माया, उसको नींद की गोलियां दी जाती हैं ला करके कहीं से और फिर अब मतलब मौके की ताक रखी जाती है कि कब मौका मिलेगा। तो दोस्तों अब क्या होता है, 9 मई 2025 को जो बेटी होती है वह आ रही होती है गाँव, तो वह कहती है पापा मुझे स्टेशन से लेने के लिए आ जाना। तो यह पापा पहले अपने उसी घर में जाता जहाँ पर पत्नी रहती है और वहाँ 12 बजे वहाँ पर पहुँचा था और जैसे ही वहाँ पर जाता है तो इसकी पत्नी बड़े प्यार से इसके लिए खाना बनाती है और उस खाने के अंदर काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ मिला देती है। जैसे ही यह उस खाने को खाता है तो उसके बाद यह उसी बहादुरपुर वाले घर के अंदर बेहोश हो जाता है और यह जैसे बेहोश हो जाता है तो इसको अब अपने प्रेमियों को यह महिला बुलाती है और प्रेमियों को बुलाने के बाद अब इसकी गला दबाकर सोते हुए की हत्या कर दी जाती है। 3 लोग वो थे, एक प्रेमी के साथ 2 थे और एक प्रेमी था और एक ये खुद महिला थी। उसकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद उसकी लाश को वहीं पर बेड के नीचे छुपा दिया जाता है, क्योंकि बेटी भी आने वाली थी। इतने में बेटी आ जाती है। बेटी आकर कहती है माँ पापा कहाँ थे, मुझे लेने के लिए नहीं पहुँचे। तो यही कहती है पता नहीं बेटी, उसका फ़ोन भी बंद है और पता नहीं कहाँ चले गए। और बेटी के साथ उसके दूसरे मकान पर भी जाकर देख कर आती है, यानी पूरा ड्रामा कर रही थी। FIR भी दर्ज करवाती है। मगर दोस्तों जैसी शाम होती है तो रात के अंधेरे में जब बेटी सो जाती है तो उसके बाद जो यह लोग होते हैं इसका लाश को गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी में रखने के बाद अब इसकी लाश को टुकड़ों में काटते हैं और टुकड़ों में बांटने के बाद गांव के बाहर बगीचा होता है, वहां पर पॉलीथीन को डाल देते हैं कि यहां से कुत्ते खा लेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी जगह थी कि मरे पशुओं को डालते थे। जो लोग होते हैं वहां पर कुत्ते ऐसे होते थे, वो मीट मांस ज़्यादा खाया करते थे, वो उसको चट कर जाएंगे, ऐसी इनकी प्लानिंग थी। मगर दोस्तों सुबह होते ही लोगों की नज़र पड़ती है, पुलिस आती है और फिर यह मामला यहाँ पर इस तरह से खुल जाता है। अब अनिल, माया और उसके दोनों दोस्त सारे के सारे जेल में हैं और घर पर दोनों मकानों की मालकिन वह लड़की है और उसके बाकी बहन भाई हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह मामला हुआ था। लड़की की अब पढ़ाई भी छूट गई है, क्योंकि बाकी के जो 3 बेटियां थी, एक बेटा था, तो लड़की बड़ी है, घर का काम करती है, खाना बनाती है, अपने छोटे बहन भाइयों को पाल रही होती है एक तरह से माँ का रूप धर करके। और अब उसकी शादी कैसे होगी, कैसे उसका घर बसेगा, क्या आगे होगा, और शादी होगी भी तो न जाने कैसे लड़के मिलेंगे, कोई केयर करेगा या नहीं करेगा, बाकी बच्चों का भरण पोषण होगा, वो भी बड़े होंगे। पिता तो मर ही चुका, माँ प्रेमी के साथ जेल में है। अब इस तरह से दोस्तों इनकी ज़िंदगी हो जाती है। दोस्तों अफेयर का मतलब यही है, सीधा सट अगर सोचो तो आप, अफेयर का मतलब अपने घर को बर्बाद करना, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना या फिर दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलना, यही अफेयर का मतलब आज के दौर में निकलता है। तो कभी इन अफेयरों के चक्करों में ना पड़ें, अगर पड़ रहे हैं तो इनसे दूर हो जाएं। जब तक कहते हैं तब जब ये ब्लास्ट होगा उसमें फिर आप दूर नहीं हो पाओगे। अगर एक बार ये ब्लास्ट हो गया तो
ब्लास्ट होने से पहले ही आपको दूर होना पड़ेगा ऐसे गंदे रिश्तों से। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मनोज श्रीवास्तव जी, लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं विमलेश कुमार, कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं, कहते हैं कि चक्की चलाने वाली लड़की की कहानी सुनकर मज़ा आ गया और आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। देवेंद्र कुमार, बेस्ट लव स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। विष्णु दत्त कमेंट करते हैं। सुदेश कुमार जी, नमस्कार, मैं गाजियाबाद से। आपकी कहानी दिल छूने वाली होती हैं और परंतु आजकल लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह राजपूत, कमेंट करते हैं। सुदेश भाई, आपकी हर कहानी सुनता हूँ, आप कहानियाँ बहुत अच्छे से सुनाते हैं। अमित पटेल, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। पृथ्वी सिंह दैया कमेंट करते हैं। और उसके बाद सद्दाम अंसारी जो कि भिवानी से हैं। उसके बाद भरत का कथिरिया कमेंट करते हैं। ताजी लोहमान कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन का। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं। और रजत सैनी कमेंट करते हैं। राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवा लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी छगनदास खाटाबाद राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।